पोटेंशियल कम होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो देखो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? लिथियम का। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, और खुद अगर बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। इसलिए लिथियम को कह दिया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और लास्ट में फ्लोरीन को कह दिया था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग और सबसे ऊपर सबसे नीचे तो हमने ले लिया, लेकिन अगर बीच में से 3-4 कोई एलिमेंट ले ले, कोई भी 3-4 एलिमेंट दे दिए और उनका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है और पूछा 4 में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर को आप लिखो, तो आप इस फॉर्मूले के बेसिस पर यहाँ पर उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक का डिस्कशन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब हम कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने वाटर को 2 जगह पे लिखा हुआ है। एक मैग्नीज और जिंक के बीच में वाटर लिखा हुआ है, और एक वाटर लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रोमाइड और क्लोराइड के बीच में। 2 जगह पर वाटर क्यों लिखा, उसका पर्पस समझना। वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 2 अलग अलग रिएक्शंस थी। लास्ट क्लास में हमने ये देखो यहाँ पर ये लिखा था कैथोड पर एक्वस मीडियम में लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम कोई भी डिपॉजिट नहीं होता है, उसकी जगह पर वाटर का रिडक्शन होता है। और ये रिएक्शन वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन थी। कौन सी? हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है ट्वाइस ऑफ OH माइनस। तो अब इस रिडक्शन की रिएक्शन का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन की इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो तो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीज और जिंक के बीच में। इसका मतलब ये इसके रिडक्शन की रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये H2O ब्रोमाइड और क्लोराइड के बीच में, ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। कौन सी वाली? ये नीचे। जब वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन 4H+। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करके जो पोटेंशियल आया उसका। तो यहाँ पर रिएक्शन को रिवर्स करने पर ऑक्सीडेशन बिकम्स रिडक्शन, रिडक्शन बिकम्स ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसलिए दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है और दोनों को मैंने 2 जगह पर लिखा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कौन सा है? ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है। क्योंकि दोनों अलग अलग रिएक्शन है इसलिए दोनों की क्या मैच कर रही बेटा, नोट कर ले। तो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन दोनों अलग अलग थी। अब जरा रिडक्शन पे आ जाओ। यहाँ देखो इस वाटर से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन से? ये सारे, ये देख इस वाटर से ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये मैग्नीज तक, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? वाटर से कम। इनके कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया था वहां पर? यहाँ लिखा था हमने कि इनमें से कोई भी, कौन कौन? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इनमें से कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं होता है। और उसकी जगह पे कौन रिड्यूस हो रहा है? वाटर रिड्यूस हो रहा है, और वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर वाटर के कंपैरिजन में किस किस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ज्यादा है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके कंपैरिजन में वाटर से नीचे वाले ले लो कोई से भी। देखो जिंक है, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, कोई सा भी। तो उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? वाटर से ज्यादा होगा।
अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है तो एक्वा सॉल्यूशन में इनका रिडक्शन होना पॉसिबल है। तो इस वाटर से नीचे जितने भी आयंस हैं, ये नीचे सारे कैटायन, इन सब का रिडक्शन होना पॉसिबल है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन इससे ऊपर जितने भी हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन में उनका रिडक्शन नहीं होता है। ये पॉइंट जो वहां लिखाया था, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से समझ में आया क्या? अरे भाई समझ में आया आपको? यस सर। भाई एक क्लास में? अच्छा एक ही है। सर। चलिए पॉइंट नंबर 3 हम कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। सही, फिर से बताना जो आपने अभी बताया। क्यों भाई, कहाँ चले गए थे? यही थे सर। तो फिर चलो सुनो, नीचे वाला H2O वाला समझ नहीं आया। नीचे वाला H2O वाला मतलब ये क्लोरीन ब्रोमीन के बीच वाला? यस सर, यस सर। अच्छी बात है। देखो सुनो, ये वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन है, ये सामने लिखी हुई है H2 जिसमें निकल रहा है, वो रिएक्शन समझ में आई? यस सर। ये रिडक्शन की रिएक्शन है। क्या इसको मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं तो ऑक्सीडेशन बन जाएगा क्या वाटर का? इसको रिएक्शन को उल्टा करने पर रिडक्शन बिकम्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या? यस सर। कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन तो डिफरेंट है, ये नीचे लिखी हुई, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। तो क्योंकि दोनों रिएक्शन अलग अलग है तो दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होगा। अब यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ था वो वाटर के रिडक्शन का पोटेंशियल है, ये वाला, और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ वाटर, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का पोटेंशियल है। ओके सर। जब मुझे एनोड पर ऑक्सीडेशन का कंपैरिजन करना होगा तो मैं इस ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल से कंपेयर करूंगा, और जब रिडक्शन की रिएक्शन को कंपेयर करना होगा तो रिडक्शन की रिएक्शन से कंपेयर करूंगा। ओके सर। ओके। अब तीसरा पॉइंट है कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करता है। आपने ये रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ ली थी कि भाई आपने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में रिएक्शन किया तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखते हैं जिंक कहां पर है, तो हम कहते हैं जिंक इस सीरीज में ऊपर है, ये रहा। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और कॉपर कहां चला गया? कॉपर इस सीरीज में नीचे है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। या तो ये कहें कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, या ये कहें कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था वो अपने से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस करेगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कर देता है। तो सॉल्ट का सोल्यूशन किसका था? कॉपर सल्फेट का। तो किसने डिस्प्लेस किया? जिंक ने। किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से। तो आप या तो ये कहें कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट, मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एलिमेंट अपने से हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से। या फिर ये कहें कि ऊपर वाला कौन? हम सब नीचे वालों को जब चाहे कोरोना लगा दे और कोरोना के बाद कहते हो गया जब चाहे डिस्प्लेस कर सकते है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन हम सब नीचे वाले उस ऊपर वाले को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कह देना कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। यही डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन वाले केस में भी लगता है। तो फोर्थ हमने क्या कहा? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट का अब देखो यहाँ पर सीरीज में हाइड्रोजन कहाँ पर? ये रहा। एक चीज तो ध्यान देना, हमने क्या कहा था?
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, ठीक है। उससे ऊपर जितने भी मेटल थे उन सबका नेगेटिव था, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सबका नेगेटिव है और हाइड्रोजन से नीचे वाले सबका पॉजिटिव है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उससे ऊपर जितने भी मेटल उन सबका तो कम है। अब अगर मेटल को, इनमें से ऊपर वाले किसी भी मेटल को, जैसे मैंने ले लिया जिंक मेटल को मैंने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, तो जिंक क्या कर रहा है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उस जिंक +2 मतलब जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो वही सेम कंसेप्ट कि ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कौन, इस हाइड्रोजन से ऊपर, ये रहे देखो, इस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनमें से किसी भी मेटल को अगर आप डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन उससे नीचे वाले देखो कौन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हम कहते हैं ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है, वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। कंसेप्ट वही है, ऊपर वाले मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को भी आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूज किस तरीके से हम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर को एक्वस सॉल्यूशन में कौन डिस्प्लेस होगा, कौन मेटल किसको करेगा डिस्प्लेस और कहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगी, ये सभी पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन से यूज है, जिसको देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना नोट करने के बाद क्या करोगे, आ जाओ पेज नंबर पे, गया भाई पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर 93 है और क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो और बताओ क्या आंसर होगा। पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 21। तो हमने कहा भी स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कौन सा है, नहीं वैल्यू के हिसाब से चेक करो ना, वो तो याद है इसलिए बता दिया आपने। वैल्यू के हिसाब से हमने क्या कहा बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, फ्लोरीन का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है, आयोडीन का। आयोडीन। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको पहचाना, समझ में आया कैसे पहचाना? यस सर, जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है उसकी सर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। फर्स्ट The main attraction standing for 24 hours straight. Let's go set up shop. Our first station at the event is Garrett's Paint Shop. For $5, he will professionally paint you. Our second station is Chris. He will play any song in the world. As long as पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 13 है। पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 13। सेकंड ऑप्शन सर। तो देखो यहाँ पर सेकंड हमने ऑप्शन, टॉप और बॉटम पर लिथियम और फ्लोरीन तो याद किए हुए थे, लेकिन बीच में से कोई चार दे दिए और उनकी वैल्यू दे दी और पूछा है कि इसमें ऑर्डर बता दो, मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कौन सा है, तो कैसे पहचान रहे हो भाई?
क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन? रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। तो इस टाइप से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ओके। चलिए, अभी हमने जो पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कहा था हमने? ये कहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। नाउ रिवर्स ऑफ दैट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की हेल्प से, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिएक्शंस है मेरे पास, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, और इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो, अभी कुछ देर पहले जो अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया कि हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल का रॉड रख दिया। क्या हुआ भाई? हमने कहा जिंक डिसॉल्व हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो जिंक डिसॉल्व हो गया, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो गया। क्या फायदा हुआ इससे? क्या हम चाह रहे थे कि जिंक डिसॉल्व हो जाए, कॉपर डिपॉजिट हो जाए, मजा आएगा? हैं? क्या फायदा हुआ? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग लूजिंग हुआ। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने गेन किया। सोल्यूशन थोड़ा सा, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग लूजिंग हुई, सोल्यूशन गर्म हो गया। या कॉपर सल्फेट का कलर डिसअपियर हो रहा था, देखने में मजा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि अरे देखो कैसे कलर गायब हो रहा, मजा आ गया। क्या फायदा हुआ इससे? कुछ फायदा हुआ क्या? अभी कुछ भी नहीं हुआ, केवल देखने में बढ़िया लग रहा था। लेकिन जो काम वहाँ पर हुआ उसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया जाए। काम सब कुछ वही होगा जो वहाँ पर हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया जाए, अलग तरीके से किया जाए, तो एक बहुत यूजफुल चीज बन जाती है जो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कैसे। अब हमने क्या किया, इस बार एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उस जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जिंक मेटल का ही रॉड रख दिया। जिंक सल्फेट में जिंक मेटल का रॉड। अभी कुछ भी नहीं किया, देखो कोई करंट वरंट कुछ भी नहीं किया। बताओ क्या होगा? अरे कैसे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन अपने आप से होती है। कोई कहता नहीं है जाओ पढ़ के आओ, सुबह सुबह जाओ, 7:30 बजे पहुंच जाओ। अपने आप से आ रहे हैं, अपने आप से पढ़ रहे हैं, अपने आप से खुद की इच्छा हो रही है कि जाके पढ़ना है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे तो जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? कि बस लॉगिन करके चले गए कि जाओ जर? तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल बढ़िया, देखना ढंग से देखना।
जिंक अपने आप से डिसॉल्व हो रहा है, जिंक की नेचर है खुद से, कोई नहीं कह रहा उसको कि ऑक्सीडाइज हो जाए, वो खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब जिंक का ये रॉड है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। इसको यूं समझो कि जैसे बीकर के अंदर आपने पानी लिया, उसमें जिंक सल्फेट डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के लिए चम्मच जो यूज कर रहे हो ना, स्पून, वो जिंक से बनी हुई थी, पर हमने ऐसे हिला करके चम्मच को उसी में छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद देखा नीचे चम्मच तो गायब हो गई, डिसॉल्व हो गई उसके अंदर। अब जब जिंक डिसॉल्व हो रहा है तो क्या हो रहा है इसके अंदर, सॉल्यूशन में पहले जिंक और सल्फेट इक्वल थे, क्योंकि जिंक सल्फेट था 1:1। अब जब रॉड डिसॉल्व हो रही तो क्या होगा, सॉल्यूशन में जिंक +2 आयंस ज्यादा हो गए, सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कहाँ रह गए, उसी रॉड पे रह गए। तो रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस हाफ सेल को हम क्या कहते हैं, एनोड। तो देखो यहाँ पर एनोड पर इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव साइन आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो गया। दूसरी तरफ आपने अब इस सॉल्यूशन में यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, दूसरा हाफ सेल है, उसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर मेटल का ही रॉड रख लिया। तो मैंने यहाँ पर ये कॉपर मेटल का रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया। कॉपर की खुद की अपनी इटसेल्फ नेचर है रिड्यूस होने की, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, अपने आप से खुद की नेचर है। तो सॉल्यूशन से कॉपर +2 गए कहाँ पर, रॉड पर, और इस रॉड पर जाकर के कॉपर +2 डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन से कॉपर +2 जा के डिपॉजिट हो रहे, तो सॉल्यूशन में बच क्या गया, बस सल्फेट तो वहीं बचे हुए हैं, तो सॉल्यूशन हो गया नेगेटिवली चार्ज, और रॉड से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो रॉड पर क्या बचा हुआ रह गया, कर्नेल, जिसको हमने कहा था पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, याद है, तो रॉड हो गई पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है रॉड, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो देखो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड के साइन डिफरेंट होते हैं। देखो वहां पर हमने कहा था कि एनोड वो है जहां पर एनायन जाएगा, तो देखो एनोड पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव, कैथोड पर चार्ज क्या था, नेगेटिव। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया तो देखो एनोड अब नेगेटिव हो गया, कैथोड पॉजिटिव हो गया, लेकिन एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो चेंज नहीं होती, साइन चाहे जो भी हो। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है। अब एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन कम है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, तो हम कहते हैं एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा, क्या हमने कह दिया कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मान लो बीच के अंदर यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है,
क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। ग्लो करो। अब पहले क्या था, सोल्यूशन गर्म हो रहा था, कॉपर का ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा, मजा आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो किया सर्किट के अंदर, बल्ब ग्लो हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये बल्ब ग्लोइंग बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी केवल एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हुआ था, लेकिन दोनों तरफ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अब उस चार्ज एक्यूमुलेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों हाफ सेल को इस टाइप का एक यू शेप में ग्लास ट्यूब है जिसको कहते हैं यू ट्यूब। क्या कहते हैं? यू शेप का ग्लास ट्यूब। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने KCl या KNO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद सम जेलेटिनस सब्सटेंस, इसके अंदर क्या भरा? तो हमने कहा KCl KNO3 टाइप के सॉल्ट इसमें भरा हुआ है, इसलिए इसको हमने कहा सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है बताओ? सर ये इलेक्ट्रिक कंप्लीट करता है। बिल्कुल बढ़िया। कैसे करता है? तो देखो एनोड की तरफ कौन सा आयन ज्यादा हो रहा था, कैटायन या एनायन? कैटायन ज्यादा हो रहा है। अब जब जिंक इस तरफ ज्यादा हो रहा है तो मान लो KCl है इसके अंदर, तो इस तरफ एनायन है वो इस तरफ जाएंगे और जाकर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिंक वाले पॉजिटिव चार्ज को। कैथोड साइड में देखो सल्फेट मतलब एनायन ज्यादा हो रहा है, तो कैटायन उस तरफ गया और जाके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। लेकिन हम वो सॉल्ट यूज करते हैं जो केवल चार्ज को न्यूट्रलाइज करे, एनोड कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसको डिस्टर्ब ना करे। एनोड कैथोड की रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। एक कंडीशन तो ये हो गई कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या कि सॉल्ट में जो कैटायन एनायन है उन दोनों की आयनिक स्पीड, कैटायन जिस स्पीड से जा रहा है एनायन भी उसी स्पीड से जाए, ताकि दोनों तक इक्वल अमाउंट से पहुंचे हो। पता चला है कैटायन तो भाग के चला गया, एनायन वहीं बैठा, कैसे नहीं जाता या धीरे धीरे करके जा रहा हूँ थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। कैटायन जल्दी चला गया, एनायन आराम से आ रहा, तो क्या चार्ज न्यूट्रलाइजेशन बढ़िया से होगा? तब कहते हैं जितनी स्पीड कैटायन की हो उतनी स्पीड एनायन की लगभग बराबर हो तो ठीक रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर कैटायन एनायन की स्पीड लगभग सेम होनी चाहिए और रिएक्शन में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, केवल चार्ज को न्यूट्रलाइज करे। ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। समझ में आया किसी को? यस सर। उससे हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ZnCl2 सॉल्यूशन में जिंक जितना रहेंगे उतने ही क्लोराइड रहेंगे, क्या रिएक्शन होगी? क्या क्लोराइड जाके जिंक को कंज्यूम कर लेगा? तो रिएक्शन को डिस्टर्ब थोड़ा नहीं किया उसने। अब ये जो बल्ब बना, सेल बना, एक्सटर्नल सर्किट वायर से कंप्लीट हो गया, इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज से कंप्लीट हो गया। नाउ दिस कैन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसको लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें होने वाली रिएक्शन देखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। एक साथ अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाता है इसका सेल रिएक्शन। सेल में होने वाली रिएक्शन को एक साथ अगर रिप्रेजेंट करें तो ये सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो सेल रिएक्शन में हमने क्या लिखा कि भाई जिंक सॉलिड है,
कॉपर 2 प्लस एक्वस है, ये जिंक प्लस 2 एक्वस में जा रहा है और कॉपर सॉलिड में जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन आपने लिखी, ये इसकी सेल रिएक्शन है। तो सेल में होने वाली रिएक्शन को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो ये इसका सेल रिएक्शन कहलाता है। ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है उसको कहते हैं सेल डायग्राम। देखो ये सेल का डायग्राम है और उस डायग्राम को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सिंबल्स की फॉर्म में डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है सेल डायग्राम, सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेल नोटेशन, तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जिंक स्लैश जिंक प्लस 2, राइट हैंड साइड में लिखा कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर। तो लेफ्ट साइड में एनोड को लिखा जाता है, लेफ्ट साइड के अंदर एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। जिंक और जिंक प्लस 2 के बीच में जो सिंगल वर्टिकल बार दिख रही है उसको हम कहते हैं फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री ये कहता है कि सॉलिड जिंक है और सॉल्यूशन एक्वस है, जिंक प्लस 2। तो सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच में फेज बाउंड्री है। कॉपर प्लस 2 के सॉल्यूशन है, कॉपर की रॉड है, तो दोनों के बीच में सॉलिड और लिक्विड की एक फेज बाउंड्री है। सिंगल वर्टिकल बार क्या शो करता है, फेज बाउंड्री। दोनों सॉल्यूशंस आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो डबल वर्टिकल बार बना रखी है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। आप उन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो C1 कंसंट्रेशन, C2 मतलब 1 मोलर, 0.1 मोलर, जो भी कंसंट्रेशन है वो ब्रैकेट में नीचे आप लिख देते हैं। और इसके एक्सट्रीम राइट साइड में हम लिखते हैं इसका ई सेल, जो भी जितना भी वोल्ट इसका है वो इसका ई सेल एक्सट्रीम राइट साइड में लिखा जाता है। और ये पूरा एक सेल का नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बन गया। अगर ये सब कुछ इतना सा लिखा हुआ तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने आप में शो कर रहा है। कैसे, तो जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, जिंक जिंक प्लस 2 में जा रहा है, कॉपर प्लस 2 कॉपर में जा रहा है। जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन जो भी लिखी हुई है C1 कंसंट्रेशन है, कॉपर प्लस 2 की C2 कंसंट्रेशन। और ई सेल का मतलब क्या हो गया, कैथोड और एनोड के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब इस ई सेल की कैलकुलेशन, ई सेल की कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करने के लिए ई सेल, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जब हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो वो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, ये ध्यान रखना। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम कर दिया, तो ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हम कहेंगे एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि सेम रहता है, सेम ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस प्लस प्लस माइनस करके कुछ रिजल्ट हमारे पास आएगा, उसको हम कहेंगे ई सेल। अब एक चीज समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में दो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, एनोड की एक कैथोड की। अब इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दो, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टेंट मिला उसके आगे एक बार प्लस लाइन लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, दो ऑप्शन तो बन गए। दोनों का एडिशन प्रोडक्ट के आगे प्लस माइनस लिख दिए, दो ऑप्शन बन गए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और उस सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट के आगे एक बार प्लस एक बार माइनस, दो ऑप्शन और बन गए।
तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑप्शन जो बनते हैं दोनों के एडिशन प्रोडक्ट के आगे प्लस माइनस और सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट के आगे प्लस माइनस। अब चाहे आप कोई भी गलती करो, किसी भी टाइप की गलती करो, 4 में से एक आंसर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। हम क्या करते हैं, अपना जो आंसर आता है उस पर आगे टिक लगाते हैं, राइट लगा देते हैं और बाहर निकल के फिर क्या कहते हैं, या राइट लगाते हैं उसके पास वाला सही हो जाता है। समझ में आई है? तो अब या तो प्लस माइनस ढंग से करो, थोड़ा सा सावधानी से। एक इसको चेक करने का तरीका है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर आपका जो ई सेल आता है, it must be positive. E cell must be positive. E cell positive होगा तभी रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा और रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। E cell must be positive, delta G must be negative, reaction spontaneous। अगर बाई चांस आपका E cell नेगेटिव आ रहा है तो एक बार थोड़ा दिमाग में डाउट होगा कि यार गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने एनोड को कैथोड की जगह रख लिया, कैथोड को एनोड की जगह रख लिया। तो थोड़ा सा सावधानी से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आता है क्या? हाँ भाई, तो एक काम करते हैं, एक पेज नंबर देखते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन, और बस जस्ट मुझे बता देना कि भाई उसका आंसर कैसे आएगा। ये तो सिंपल सा दिख रहा है। In this video, we dared each other to do embarrassing challenges in public, like giving a random person $10,000 saying nothing. हाँ, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 40। Giving birth in public. पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 40। And many more. The first challenge is getting random people to sign our fake petition. Go ahead and read your petition. Petition to get rid of pigeons. Hey, can you sign my petition? To get rid of pigeons. They're just annoying. Like they poop everywhere. जब तक करते तब तक मैं इनको अटेंडेंस ले लेता हूँ भाई, आप लोग। Third option. Hey, can I try some of your drink? It's just kind of hot. Well, anyways, can you sign my petition too? Get rid of pigeons. No. They're just robots and they're kind of annoying. Can you just sign it? I just need one signature. Yeah, it'll just take 2 seconds. Thanks, man. Tell him you can hold his drink for him. You want me to hold your drink? I'm good. You sure? Yeah. Hey, red in the book bag. Red girl in the book bag. Say zoom when you get to it. Zoom! Hey! Yeah, it's something I'm very passionate about. Hey, can you sign this petition? Thank you. Just squeeze his bun. Can I touch your bun? Just, thank you. You have a nice bun. Also, my shoes untied. That's unfortunate. Can you tie my shoes? Would you mind? Just pat it. Thank you. I hate you guys. Next up is Chandler, and his petition is this. Bring back. Excuse me, sir. Hey. Thank you so much. Appreciate it. Actually, can I wear your hat? Hey, can I check your helmet out real quick, actually? Yeah. Just run with it. I have a petition to evict my parents. Do 10 push-ups. Real quick. Go. Yeah, like make noise. Can you help me sign my petition? It's to evict my parents. When it's done, sign it, and hand it to you, yell Autobots roll out, and start rolling around the way. Okay. Autobots roll out. When the hell walks by, go Cowabunga. Cowabunga! Can you help me sign my petition? Yeah, tell them you have to take it from me. I can't move it. You have to take it from me. I can't move anymore, dude. Tell the guy in the red shorts to slap your back and start moving. Okay, you slap my back. Like, it'll help me move. Yeah, slap my back. You gotta do it harder than that, bro. Hit my cheeks, man. Hit my cheeks, man.
चलिए क्या कहते हैं भाई, क्या आंसर आया? थर्ड ऑप्शन। अरे थर्ड ऑप्शन तो ठीक है, पहले मुझे ये बता एनोड कौन है कैथोड कौन है, लिखा हुआ है क्या इसमें? कैसे पता चला? सर कॉपर आएगा कैथोड पे। क्यों आएगा भाई? सर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई ना, उसके लिए ये देखना पड़ेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है, तो क्या बनाओगे उसको? कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो उसको क्या बनाएंगे? एनोड। तो देखो इसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कौन कैथोड कौन एनोड है, कैसे डिसाइड किया? पोटेंशियल को देख करके। अब फिर कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू रख करके आपने आंसर निकाल लिया। कितना आया भाई? वेरी गुड। सबके आया इतना आंसर? अरे भाई सबके आया इतना? यस सर। अब देखो ये जो सेल यहाँ पे बना, उसने कितना वर्क डन किया? इस सेल ने कितना वर्क डन किया? अच्छा ये बताओ ये रिएक्शन हो क्यों रही है? रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसने कितना वर्क डन किया? हम कहते हैं वर्क डन इस रिएक्शन का कितने नंबर ऑफ फैराडे चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ गया, क्योंकि वर्क डन में क्या हो रहा है? चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज n फैराडे चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ गया विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई सेल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इतना इसने वर्क डन किया। आप इसको ये जो वर्क डन है इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा ये वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि फ्री एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्री एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है डेल्टा जी माइनस, जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहाँ पर हो रहा है। अब मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो माइनस डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया? NF ई सेल। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। तो अब देखो अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो अभी मैंने क्या कहा? ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो ई सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन या कितना इसने वर्क डन किया इस सेल ने, वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के इक्वल इस तरीके से आप कर लेते हैं। ये पॉइंट नोट किया भैया आप लोगों ने? तो अगर रिएक्शन हो रही है, कैथोड को कैथोड ही बनाया, एनोड को एनोड ही बनाया, तभी इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो शुरू में मैंने इस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का कुछ अमाउंट यहाँ पे लिया। कैथोड साइड में कॉपर धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है, और जिंक तरफ, जिंक सल्फेट वाले में जिंक और बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक तरफ कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भी कंसंट्रेशन चेंज होने से उस सेल के पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन चेंज होने से सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उस पोटेंशियल और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं क्या? नॉट्स इक्वेशन।
अब नर्स इक्वेशन हमें ये शो करता है कि भाई कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगी उसके EMF ऑफ द सेल में भी डिफरेंस आता जाएगा। मान लो मैं पहले एक जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूँ किसी हाफ सेल का, जैसे कॉपर +2 कॉपर में जा रहा, मान लो ये इसको Mn प्लस n नंबर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये M के अंदर रिड्यूस हो रहा है। इस इक्वेशन के लिए, इस हाफ सेल के लिए मैं नर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ E Mn प्लस से जा रहा है M के अंदर, E0 Mn प्लस से जा रहा है M के अंदर, माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन सॉलिड है तो मैंने लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस जो आयन की फॉर्म में था। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है नर्स इक्वेशन का, जहाँ पर E0 उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, E उस कंसंट्रेशन पर रिडक्शन पोटेंशियल है 2.303 RT ओवर NF। अब इसमें जो कंपोनेंट है उसमें से देखो R कांस्टेंट है, R की वैल्यू कितनी लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक के हम कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फैराडे कितना है वैल्यू Go to your left just a little bit and bend down and pet that dog. Oh, is there a dog? Doggo. Ask them if you're at a gas station. तो यहाँ पर F आपने लिखा Where's the closest gas station? 96500 कूलम। Is that to my left or to इसका my मतलब ये जो पोर्शन आ रहा है मेरे पास, Do you think I can walk all the way over there? Do you think I can make N को छोड़ के बाकी सभी उन सब की वैल्यूज फिक्स है, तो उनका कैलकुलेशन करके एक ही बार में इसका हिसाब बना लें। head back the way I came? तो ये फॉर्मूला अब हमारे पास बन गया E Okay. I appreciate it. Mn प्लस M E0 Walk into the table and fall on it. Mn प्लस M, Is that an N? Is that it? ये बनता है 0.0591 ओवर N You sure? You can go back in for round two. log 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। We gave him a chance. We gave him ये जो इक्वेशन बना इसको हम कह रहे हैं नर्स इक्वेशन। That makes sense. यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब जितने उसने लूज या गेन किए, N मोल इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। ये तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब नर्स इक्वेशन को आप हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हो, एज वेल एज कंप्लीट सेल के लिए भी लिख सकते हो। मान लो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले अभी हमने जो सेल लिखा वो रिएक्शन लिखता हूँ। मैंने नेट सेल रिएक्शन क्या लिखा, जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस एक्वस जिंक 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड। आप किसी सेल के लिए जो नेट सेल रिएक्शन है वो लिखो। और अब हम इसका लिख रहे हैं ई सेल, तो मेरे को अगर इसका ई सेल लिखना है तो मैं लिखूंगा ई सेल इक्वल्स टू ई नोड ऑफ सेल। अब ये ई नोड ऑफ सेल क्या है, कैथोड माइनस एनोड वाला पार्ट, माइनस 0591 ओवर एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 लॉग। अब जैसे इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इस नेट इक्वेशन में जितने भी प्रोडक्ट लिखे हुए वो देखो, सॉलिड को तो कांस्टेंट कर देंगे,
तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब जिंक +2 और नीचे केवल बचेगा कौन, कॉपर +2। तो ये जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इस तरीके से आप इस रिएक्शन के लिए ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस रिएक्शन में देखो, मुझे ई सेल चाहिए ज्यादा, मैक्सिमम, ई सेल मैक्सिमम चाहिए। तो ई सेल मैक्सिमम होने के लिए मैं क्या करूं कि मुझे इस ई सेल की वैल्यू मैक्सिमम मिले? तो मुझे यहाँ पर जो एनोड साइड का जिंक है उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेनी चाहिए, ज्यादा या कम? कम, क्योंकि धीरे धीरे तो जिंक +2 बढ़ता है ना। तो जिंक मतलब एनोड साइड में जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और कैथोड साइड में जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो उसका ई सेल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब ये पॉइंट ढंग से समझ लो, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो फंडामेंटल कंसेप्ट पूछते हैं। कोई न्यूमेरिकल आपको बहुत जबरदस्त बड़ा भारी सा कोई न्यूमेरिकल दे दे, कैलकुलेट करो, भाई कैलकुलेशन थोड़े ना चेक करते हैं आपसे, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है। तो देखो कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं कि कंसेप्ट पता है कि नहीं है। तो आजकल कंसेप्ट का जमाना है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर देते हैं। तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला भाई? तो मैंने यहां पर लिखा ई सेल मैक्सिमम होने के लिए एनोड साइड में आयंस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और कैथोड साइड में आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ई सेल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट अभी हमने देखा, लिखा, समझा, उसके बेसिस पर हम एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समझो और मुझे समझाओ कि क्या हुआ इसमें। नीट 2017 में क्वेश्चन आया। देखने में क्वेश्चंस बड़े बड़े लगते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, पता नहीं क्या क्या डराने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। वो तो बात की बात है, पहले समझ तो ले। देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा चलो आंसर तो बताओ, क्या समझ में आया आप लोगों को? नहीं, थर्ड ऑप्शन है कि फर्स्ट है, वो तो देखो मेरे को आंसर क्या है वो नहीं ढूंढना है, मुझे ये समझना कंसेप्ट को क्या है। तो देखो अभी उसने क्या लिया है, जिंक सल्फेट कितना लिया, 0.01 एनोड साइड में, और कैथोड साइड में कॉपर सल्फेट 1 मोलर। तो अभी जो ताजा ताजा नया नया सेल बनाया ना, उसमें कॉपर सल्फेट 1 मोलर है, जिंक सल्फेट 0.01 मोलर है, एनोड कम है, कैथोड ज्यादा है। तो इसका ई सेल कितना होगा, मैक्सिमम। अभी तो फेवरेबल है ना, तो E1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हमने क्या कहा, जब कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की धीरे धीरे बढ़ते 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 1 मोलर हो गई, 0.01 में से 1 बढ़ गई, तो एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ गई और कैथोड की क्या हो गई, बहुत कम। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो गया। तो E2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। E1 की कंसंट्रेशन क्या होगी? E1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखो इसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो करनी नहीं थी ना इसमें। तो यहाँ पर केवल ये पूछा गया कि भाई आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं। कंसेप्ट पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं है तो फिर 4 में से एक हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। किस्मत अच्छी होगी तो करेक्ट, नहीं तो नहीं। ये पॉइंट आपको ये विश्वेंद्र का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। क्या भाई क्या कहना है विश्वेंद्र? वो माइक को थोड़ा टाइट कर ले, उसको बार बार हिल रहा है वो। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और था, मुझे ढूंढ के बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ये सब क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं हर साल। ठीक, बढ़िया, मिल गया। पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन नंबर 36 से देखो जरा। पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का थोड़ा बहुत जानकारी ज्ञान होना जरूरी है भाई। देखो कैसे ये कह रहा है कि EMF ऑफ द गिवन सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऐसा क्या करें कि सेल का पोटेंशियल बढ़ जाए। दो काम कर सकते हैं, या तो एनोड की कंसंट्रेशन आयन की कम कर दो या कैथोड पर आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। ये तो कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया कि एडिशन ऑफ अमोनिया इन द राइट हेड सेल। अच्छा, कॉपर +2 है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? CuNH3 2+ कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद आएगा आपको? अगर CuNH3 2+ कॉम्प्लेक्स बना तो कॉपर +2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये अमोनिया इस कॉपर +2 को कंज्यूम करेगा। कैथोड साइड में पहले ही कंसंट्रेशन कम थी और कम कर दोगे तो क्या सेल पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं भाई, मजा नहीं आया, ठीक नहीं लगा ये तो। दूसरा कह रहे हैं इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ निकल +2, एनोड वाली कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो हम तो चाहते हैं एनोड की कंसंट्रेशन क्या रहे? कम। ये कह रहे बढ़ा दो, तो ये भी ठीक नहीं है। चलो, फोर्थ ऑप्शन दे रखे चेंजिंग द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रीज। सॉल्ट ब्रीज के अंदर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे तो उससे भी कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखना, एडिंग डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन इनटू लेफ्ट हाफ सेल। DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन निकल +2 उस DMG के साथ रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है NiDMG2। अब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन पैटर्न है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में दिए हुए हैं।
ओवरऑल अभी तो ये कहेंगे कि यहाँ पर DMG कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे निकल +2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। अब अगर निकल +2 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो ई सेल को मैक्सिमम करने के लिए हमें एनोड साइड की कंसंट्रेशन को कम रखना चाहिए, कैथोड साइड की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखना चाहिए। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया, क्लियर है? अरे हाँ तो बोल दो यार। क्या कह रहे बेटा? कंसंट्रेशन कम कर देता है। हाँ, ये जो Na+2 है उसके साथ DMG डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiDMG होल ट्वाइस, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा ना। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स बना देगा तो निकल +2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और कैथोड साइड में क्या था, अमोनिया डालने पर कॉपर +2 अमोनिया के साथ कंबाइन करके CuNH3 होल 4 ये कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। यहाँ पर कॉपर +2 कम हो रहा था तो कैथोड की कंसंट्रेशन कम थोड़ा करनी थी मुझे। पॉइंट समझ में आया आपको? तो ई सेल मैक्सिमम होने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनोड की कंसंट्रेशन कम, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो, बताओ। आवाज ही नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एंड EMF ऑफ द सेल, सेल का EMF और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं फिर से वो रिएक्शन लिख रहा हूं जो अभी हमने डिस्कस किया। जिंक कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस एंड कॉपर। हमने ये सेल बनाया और क्वेश्चन दिमाग में ये है कि भाई ये सेल कब तक काम करेगा, कितने देर तक बल्ब जलता रहेगा, क्योंकि एनोड पर कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, कैथोड पर कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्या जिंदगी भर सेल चलता ही रहेगा क्या? कब तक ये सेल काम करेगा, कब तक बल्ब ग्लो करेगा? तो हम कहते हैं तब तक काम करेगा जब तक एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अभी एनोड का नया जब सेल बना तो एनोड का पोटेंशियल बहुत था, कैथोड का पोटेंशियल यहाँ था। अब जब सेल काम कर रहा तो एक का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, एक का बढ़ता जा रहा है। जब एक का पोटेंशियल कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और जब दोनों का पोटेंशियल हाफ सेल का बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो अगर शुरू में सेल बनाया, पोटेंशियल मैक्सिमम है, धीरे धीरे सेल काम करेगा, पोटेंशियल में डिफरेंस कम होता जाएगा। और जब एक कंडीशन आएगी जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो सेल काम करना बंद करेगा और उस समय पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ई सेल उसका क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, मैंने पहले इसका नर्स इक्वेशन लिखा। इस रिएक्शन के लिए मैंने नर्स इक्वेशन लिखा ई सेल E नोड ऑफ सेल 2.303 RT over NF log concentration of the zinc plus 2 upon concentration of copper 2 plus। जब मैंने ये इक्वेशन लिखा, नर्स इक्वेशन, अब
अब जब इक्विलिब्रियम आया तो मैंने लिखा एट इक्विलिब्रियम, एक तो ई सेल क्या हो गया उसका 0, और जिंक +2 की कंसंट्रेशन जो थी वो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हो गई, और कॉपर 2+ जो था वो भी इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट साइड में लॉग के आगे लिखा हुआ इस पूरे कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर इन कंसंट्रेशन को तो मैंने लिख दिया के इक्विलिब्रियम, और ई सेल को लिख दिया 0। तो अब देखो अगर ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया तो उधर क्या बचा हुआ है? ई नोड सेल के आगे माइनस में था, तो मैंने काम किया ई नोड ऑफ द सेल को इस तरफ ले लिया और वो इक्वल्स टू के उधर लेकर के लिख दिया 2.303 RT/NF log के इक्विलिब्रियम। तो एक रिलेशन तो यहां पर ये बन गया। अच्छा, इसको अगर शॉर्टकट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं ई नोड ऑफ द सेल 2.303 RT को लिख सकता हूं 0.0591/n लॉग के इक्विलिब्रियम, मतलब केसी वगैरह जो भी है। तो अभी आपके पास एक ये फॉर्मूला बन गया कि अगर ई नोड ऑफ द सेल दिया हुआ हो, के इक्विलिब्रियम पूछा हो, या के इक्विलिब्रियम दिया हुआ हो, ई नोड ऑफ द सेल पूछा, तो ये फॉर्मूला आप यहां से यूज कर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच में एक लिंक बन गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, ई नोड ऑफ द सेल पूछा है, ई नोड ऑफ द सेल दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम पूछा है, आप इस तरीके से इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चेंज और करता हूं, देखना इधर जो NF लिखा हुआ था ये वाला 2.303 RT के नीचे, अगर इधर वाले NF को मैं इस तरफ ले जाऊं, इधर वाले NF को ई नोड ऑफ की तरफ ले जाऊं, तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं? NF ई नोड ऑफ द सेल, और उधर क्या बच गया 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। अब इस NF ई नोड ऑफ द सेल को क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा G नॉट, ये हो जाएगा 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिलेशन आ गया वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा G नॉट और केमिकल इक्विलिब्रियम का के इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन आ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच का रिलेशन, ठीक है। और ये तो अभी अभी हमने लिखा ही था कि डेल्टा G नोट जो होता है माइनस NF ई नोड ऑफ द सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में रिलेशन, तो ये जो तीन रिलेशन है, देखो अगर कोई क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से आए, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा सिंपल होता है समझ के, भाई एक चैप्टर के कंसेप्ट को यूज किया। लेकिन मजा कब आता है जब दो अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बना दो। मतलब आधी इंफॉर्मेशन एक चैप्टर की दे दो, दूसरी आधी इंफॉर्मेशन दूसरी चैप्टर की दे दो, और फिर क्वेश्चन बना दो, तो आपको दोनों चैप्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो तीन मैंने अभी यहाँ पर स्टार लगा करके इक्वेशन लिखी है, वो दो डिफरेंट चैप्टर के बीच में लिंक है। कैसे? ये देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच में लिंक है, ई नोड ऑफ द सेल और के इक्विलिब्रियम का। फिर डेल्टा जी मतलब थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच में लिंक हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बीच में लिंक हो गया। तो इन चैप्टर्स को
लिंक करके आपस में क्वेश्चंस पूछा जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पेज नंबर, आ जाओ जरा पेज नंबर पर। पेज नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ, जरा देखो, समझो और मुझे समझाओ कि क्या करना है। पेज नंबर 94 क्वेश्चन 35। पहले तो मुझे ये बताना कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ढंग से पढ़ो और मुझे समझाओ कि इसमें करना क्या है। कैलकुलेशन तो बाद में हो ही जाएगी। अच्छा, और डेल्टा जी नोट निकालते। डेल्टा जी नोट कैसे निकालोगे? तो पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, पेंटेन और ऑक्सीजन के फ्यूल सेल, तो हमें पता होना चाहिए फ्यूल सेल में कंबशन होता है। तो पेंटेन की ऑक्सीजन के साथ कंबशन की एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। पेंटेन क्या फॉर्मूला लिखो भाई? क्या फॉर्मूला होता है पेंटेन का? C5H12। H12। अब पेंटेन को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, जितना कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5 तो CO2 बन गए। जितना हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 5 × 2 10 + 6, तो यहां पर ये 8 ऑक्सीजन हो गया, ये 1 हो गया। ये तो पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ी। समझ में आई क्या किया हमने? अब मेरे पास फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2 और पेंटेन दिया हुआ है। फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन मतलब डेल्टा GF। तो मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा G ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप क्या लिखोगे? 5 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट हो गए, माइनस रिएक्टेंट 1 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C5H12 प्लस 8 टाइम्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें मेरे पास CO2 का फ्री एनर्जी, वाटर का फ्री एनर्जी, पेंटेन का फ्री एनर्जी तो दिया हुआ है, ऑक्सीजन का तो दे ही नहीं रखा है। सर ऑक्सीजन का 0 होगा, एलिमेंटल होगा बताओ? एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। एलिमेंटल स्टेट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ये जानकारी होनी भी जरूरी थी ना कि अगर
फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन एलिमेंट का है तो वो 0 होगा, वो नहीं दिया हुआ इसने। चलो अब इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू को रख करके इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आज ही करना है भाई। ਉਹ ਚਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿ। -541.8। दो चार लोग और बता दे तो फिर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि कैलकुलेट तो आप ही करोगे। तो कुछ लोग इधर कह रहे हैं कि माइनस के अंदर कितना आ रहा है? 3387। अब पॉइंट तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। और ये मुझे दे रखी है किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल के अंदर आ गया। मान लेते हैं आपने जो कहा वो आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सबने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इतनी निकाल ली। अच्छा, मुझे इस सेल का क्या चाहिए था? ई सेल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अब ये ई नॉट तो मुझे कैलकुलेट करना है। एफ की वैल्यू 96500, ये मुझे पता है। डेल्टा जी की जगह मैंने -3387 लिख दिया। अब जरा मुझे बताओ एन यहाँ पर कितना रखना चाहिए? दूसरा मेन चीज यहाँ पर एन है, तो एन यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो जरा रिएक्शन देखो, सुनो सही। रिएक्शन में ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। एक ऑक्सीजन का एटम 0 से -2 में जाता है, तो उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो दोनों मिलके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 4। 1 मोल में 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो कितने मोल ऑक्सीजन है? 8 मोल है। तो 8 × 4 एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 32। एक ऑक्सीजन में 2 एन की वैल्यू एक बार और बताना। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन तो सही, मैं तो बोलने ही नहीं दिया था ना मेरे को। बोलूं? यस। अच्छा, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा, एक एटम ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल में 4 का चेंज है, तो 8 मोल्स में कितना हो जाएगा? 8 × 4 कितना होता है? 32। यस।
तो यहाँ पे 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी सब कुछ ठीक है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना, सॉल्व करो, बताओ, लिखो। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट क्या, इतना। इतना आ गया भाई। कितना आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। सॉल्व करके आया कि आंसर पीछे देख के बता रहा है? यस सर, 4 कैलकुलेटर से कर लिया सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 1.0968। मैं भी लिख लेता हूँ 1.0968। मुझे नहीं पता इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों ने कहा वही लिख रहा हूँ मैं। इतना ही आया क्या? यस सर। आ गया? अरे फिर ठीक है, आंसर आ ही गया तो वेरी गुड। ना तो अपने हिसाब से मत कर। तो मेरे ख्याल से किसी को समझ में तो नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा A plus B gives C plus D। इस रिएक्शन का पोटेंशियल E1 नॉट है और उसकी वैल्यू x है। मैंने रिएक्शन को डबल कर दिया, लिखा 2A plus 2B gives 2C plus 2D। इस रिएक्शन का पोटेंशियल E2 नॉट है और इसकी वैल्यू y है। तो बताओ x और y में रिलेशन क्या होगा? X इक्वल्स टू Y। x इज इक्वल टू y। क्यों भाई? ये जो E नॉट आपने लिखा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिएक्शन को डबल करने पर डबल, ट्रिपल करने पर ट्रिपल, हाफ करने पर हाफ नहीं होती है। यस सर। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, डेल्टा जी वगैरह, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। रिएक्शन को डबल करने पर डबल, हाफ करने पर हाफ, रिवर्स करने पर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपने इसकी वैल्यू क्या लिखी? x इक्वल्स टू y। अब मान लो मैं फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा जी लिख रहा हूँ, डेल्टा G1 नॉट, और दूसरे का लिख रहा हूँ डेल्टा G2 नॉट। अब बताओ डेल्टा G1 नॉट और G2 नॉट में क्या रिलेशन आ गया? तो मैंने इक्वेशन 1 को डबल कर दिया तो डेल्टा G2 क्या हो जाएगा? G1 का डबल हो जाएगा। डबल करने पर डबल हो रहा है ना। तो यहाँ पर डेल्टा G2 नॉट को आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 नॉट। तो डबल करने पर डबल हो रहा है, तो हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिएक्शन डबल करने पर डबल, हाफ करने पर हाफ, इस टाइप का रिलेशन। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं तो चेंजेस नहीं आते हैं पोटेंशियल के अंदर। इस पॉइंट पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब यहाँ पर एक केस समझना। क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सबको प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए ले गए और सबको कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, फॉर्म करना है, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना है, बल्ब को, सबके बल्ब को ग्लो करके दिखाना है कि भाई आपका जो सेल बना है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, काम हो गया। एक टेबल पर बहुत सारे जिंक सल्फेट के हाफ सेल बने बनाए रेडीमेड तैयार हुए। दूसरी टेबल पर कॉपर सल्फेट वाले बहुत सारे हाफ सेल रखे हुए थे। सभी उठा रहे अपनी टेबल। ये टास्क हमारा था। अब शुरू में आए सब लोग एक एक दोनों टेबल से लेकर के गए। लास्ट में कुछ बच्चे बच गए। अब वो क्या देख रहे हैं, एक टेबल पे जो थे वो तो खत्म हो गए, कॉपर सल्फेट वाले खत्म हो गए। उनका क्या फर्क पड़ता, दो दो ले चलते हैं। तो जो एक टेबल पे जो जिंक सल्फेट वाले बचे हुए थे वही दो दो उठा के ले गए। सब लोग क्या कर रहे थे, एक एक टेबल से एक एक ले जा रहे थे। अब पीछे जो बचे उनके पास कुछ नहीं बचा, उनका ठीक है जो दो बचे हुए उन्हीं को दो दो ले जाते हैं। अब बाकी सब जो शुरुआत वाले बच्चे थे उन सब ने तो बल्ब को ग्लो करके दिखा दिया, सर देखो बल्ब जल गया। अब जो पीछे बचे हैं उनका क्या होगा, वो जो सेल आपस में कनेक्ट करके बताएंगे, सर्किट वर्किट कंप्लीट करेंगे, तो उनका बल्ब जलेगा कि नहीं? चलेगा। नो सर। क्यों भाई, क्यों नहीं जलेगा? अरे एक जैसे सेल थे उनके पास, जिंक सल्फेट वाले खूब सारे सेल थे, वो दो दो उठा के ले गए। उन्होंने अभी जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो ढंग से पढ़ा था। कौन सा? नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन में पढ़ाया था तो हमने ये समझाया था कि ई सेल मैक्सिमम होने के लिए एनोड पर कंसंट्रेशन कम चाहिए, कैथोड पर ज्यादा चाहिए। ये कहीं लिखा है कि जो आयन से वो कौन से सेम है कि अलग अलग? नहीं ना, आयंस कौन से उससे मतलब नहीं। पोटेंशियल एक तरफ कम होगा एक तरफ ज्यादा होगा तो सेल काम करेगा। उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फेट का जो हाफ से ले गए, एक सॉल्यूशन में, एक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा जिंक सल्फेट और डाल दिया। एक में थोड़ा सा 2-4 चम्मच जिंक सल्फेट और मिला दिया और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो देखो अब जो सेल बना इसको हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन सेल। कैसे? तो उन्होंने लिया जिंक +2 और इधर भी जिंक +2 और जिंक। दोनों सेल एक जैसे हैं, लेकिन स्मार्टनेस क्या किया, एक में कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी रहने दी क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कितनी है। एक में उन्होंने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, थोड़ा 2-4 चम्मच जिंक सल्फेट और डाल दिया, मतलब C2 को ज्यादा कर दिया C1 से। अब ये कंसंट्रेशन सेल जो है वो कहला रहा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब देखो यहां पर इसका पहले नॉन्स इक्वेशन लिखते हैं। नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो हमने कहा भाई एनोड पर क्या हो रहा है,
तो लिखा भाई जिंक जो है वो जिंक +2 में जा रहा है जिसकी C1 कंसंट्रेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चलो कैथोड पर क्या हो रहा है? तो कैथोड पर हमने लिखा है कि भाई जो जिंक +2 जिसकी C2 कंसंट्रेशन थी वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन का नेट सेल रिएक्शन क्या बना? तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट कर दिए, जिंक तो सॉलिड थे। फाइनली हमने क्या लिखा कि भाई इस तरफ जिंक +2 है जो C2 कंसंट्रेशन का था, इस तरफ जिंक +2 है जो C1 कंसंट्रेशन का था। ये नेट इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए नर्न्स इक्वेशन लिखो। तो हम कहते हैं नर्न्स इक्वेशन तो होता है E सेल E नॉट ऑफ सेल 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में जिंक +2 कितना है? C1। नीचे इधर रिएक्टेंट में कितना है? C2। तो अभी उन्होंने नर्न्स इक्वेशन इस तरीके से बना लिया। अब एक चीज समझना, जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो दोनों का तो एक जैसा ही होगा। तो हम कहते हैं कि बाय डेफिनेशन कंसंट्रेशन सेल में E नॉट ऑफ द सेल हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि एक ही सेल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन सेल में E नॉट ऑफ द सेल 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो, अगर ये कंपोनेंट 0 हो गया तो क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि भाई E सेल कितना हो गया? 0.0591/n। अब क्या बच रहा है? माइनस में log C1/C2 बच रहा है। माइनस का log C1/C2 है तो क्या लिख सकता हूं? प्लस का log C2/C1 कर दूं रिवर्स करके। तो मैंने माइनस log C1/C2 को प्लस log C2/C1 कर दिया। ये इक्वेशन आ गया। अब हमने कहा अगर C2 जो है वो ज्यादा हो C1 से, C2 ज्यादा C1 से, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख करके E सेल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा G क्या हो जाएगा? नेगेटिव। रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। और इनका बल्ब भी ग्लो करने लगेगा क्योंकि कंसंट्रेशन C2 ग्रेटर देन C1 रखी। कंसेप्ट सीधा है, कैथोड साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एनोड साइड की कंसंट्रेशन कम हो, तो ये सेल भी इस तरीके से काम करने लगेगा। तो एक जैसे दो इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्ट करें लेकिन कंसंट्रेशन को ऐसे मेंटेन करें कि उसका E सेल पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा G नेगेटिव हो जाए, तो वो सेल भी वर्क करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल। एक जैसे दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट करके इस तरीके से कंसंट्रेशन सेल यहां पर बनाया जा सकता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलो, अभी हमने दो सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मैनेज किया था। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन या प्रेशर को मेंटेन करते हुए यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है पता है? कि हमने कहा एक ऐसा इलेक्ट्रोड
इसमें एक वायर के थ्रू प्लेटिनम का मेटल पीस यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस की बबलिंग हो रही है, इसका P1 प्रेशर है, इधर से हाइड्रोजन निकल रही है। ऐसा ही एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पर ये लटका दिया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस जिसका P2 प्रेशर है, इधर से वो हाइड्रोजन एक्सिस वाली निकल रही है। ये पूरा एक HCl के सॉल्यूशन के अंदर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में दोनों डिप हैं और ये कंप्लीट मैंने सेल बना दिया। अब इस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को मैं कैसे लिख रहा हूं देखना समझना। एनोड पर लिखा मैंने प्लेटिनम H2 H+, इसका की P1 प्रेशर है। अब क्योंकि सॉल्यूशन सेम है, एक ही सॉल्यूशन है, तो इसी सॉल्यूशन में H2PT, ये कैथोड का प्रेशर P2 है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। देखो सॉल्ट ब्रीज तो तब लगाते हैं ना जब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, एक ही सॉल्यूशन के अंदर दोनों है, तो P1 P2 इसका प्रेशर हो गया। तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि भाई एक ही सॉल्यूशन में, तो देखो H+ का सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है HCl का। एक तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर P1 है, एक तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर P2 है। यहां तक नोट किया, समझ में आया आपको? एक बारी क्या बता दे, दो इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, एक का प्रेशर P1 है, एक का P2 है, दोनों में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो ब्लैक कलर से इधर लिखा हुआ वो एनोड है, उधर वाला कैथोड है। अब देखो एनोड पर क्या होगा, तो मैं इसकी नेट सेल रिएक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एनोड पर जो हाइड्रोजन P1 प्रेशर वाला है उसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर 2 H+ उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जिसका प्रेशर P2 है। दोनों रिएक्शंस को ऐड करके नेट रिएक्शन क्या बना, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गया, H+ दोनों में कॉमन है, तो फाइनली इक्वेशन बना H2 जो कि P2 प्रेशर वाला है वो जा रहा है H2 जो कि ये P1 प्रेशर इधर है, ये H2 जो कि P2 प्रेशर है। रिएक्टेंट साइड में P1, प्रोडक्ट साइड में P2। इसको मैंने लिखा E सेल, E नोड ऑफ सेल 0.0591/n, जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 के चेंज है, डिवाइडेड बाय P2 बाय P1, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब इसमें हम कहेंगे कि बाय डेफिनेशन E नोड ऑफ द सेल तो 0 हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे E सेल 0.0591/n, माइनस में log P2 बाय P1 है तो प्लस में log P1 बाय P2 कर दो, माइनस log P2 बाय P1 को P1 बाय P2 कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में if P1 is greater than P2 तो E सेल क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब एनोड वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि P1 एनोड का प्रेशर था और P2 कैथोड का
तो P1 ज्यादा होगा P2 से, एनोड का प्रेशर ज्यादा होगा कैथोड से, तो ए सेल भी वर्क करेगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सारे कंसंट्रेशन में थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं। इसके अंदर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन हमेशा नहीं है, प्रेशर है तो प्रेशर को कंसिडर करेंगे। तो कंसंट्रेशन का बाय डेफिनेशन हम लोग ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन ही चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर आ गया, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो प्रेशर कंसंट्रेशन आ गया। तो दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पे समझा दिए। पहचानना कि इलेक्ट्रोड का प्रेशर है, अल्टीमेटली तो नट्स इक्वेशन बना लो, नेट सेल एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, और ई सेल पॉजिटिव ले आओ, डेल्टा जी नेगेटिव ले आओ, रिएक्शन काम करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। चाहे एक जैसे दो सेल हो, चाहे दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, चाहे दो जिंक के इलेक्ट्रोड हो, कंसंट्रेशन या प्रेशर को मेंटेन करते हुए ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ तक कहीं किसी को नोट किया हुआ सबने? एक सेकंड मेरे को पहले डाउनलोड करना दो अटेंडेंस, उसके बाद फिर जिसको जो शो करना मैं शो करता हूँ। चलिए स्क्रीन विजिबल है, बताइए क्या इसको ऊपर शो करें? एक सेकंड, यस सर। अभी कर देते हैं। ये लीजिए, शो हो रहा पूरा? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर